सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी नवरात्रियां बढ़िया चल रही होंगी। तो हमने यूपी पीएससी बीपीएससी और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए पीआर की सीरीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो उसमें हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको भी पता होगा हमने क्या क्या कर रखा है इसमें। ठीक है, तो और G20 के बारे में कुछ और चीजें बता दो। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है, ये तो पता होगा। भारत मंडपम ये कहाँ है? भारत मंडपम नई दिल्ली। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। कब? 2023 में। ठीक है, 2023 वाले की बात कर रहे हैं हम। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य था। अच्छा, ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? या राइटिंग तो समझ आ रही है। ये महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलो। और अच्छा, यूपी में कितनी बैठक हुई थी? यूपी में टोटल 11 बैठक हुई थी, जिसमें से 6 वाराणसी में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ये सब बातें याद रखनी है। और इस पहली बैठक कहाँ थी यूपी में? फर्स्ट बैठक जो थी वो आगरा में हुई थी। ठीक है, तो ये आगरा वाला पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, और 2000 ये भी बताओ, 2024 की G20 की बैठक कहाँ होगी? ये ब्राजील में होगी। ठीक है, तो ब्राजील इसकी अध्यक्षता 2024 के लिए करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखो G20 में ये जो 7 पंखुड़ियां है ना, ये 7 पंखुड़ियां सातों महाद्वीपों के बारे में आपको जानकारी देती हैं। ठीक है, 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। ठीक है, तो ये इसी की बात कर रहे थे हम क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया से मतलब क्या है? ऐसी क्रिया जिससे अर्थ जनरेट हो, धन जनरेट हो, धन धन की निकासी या आवागमन हो। ठीक है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा जो भी स्वेच्छा से की जाती है, उससे कौन सा धन जनरेट होता है? कुछ नहीं। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं है क्योंकि पूछा। बाकी किसानी से किसानी एक आर्थिक क्रिया है, आप जानते हैं। परिवहन भी, नौकरी भी। ठीक है, इन सब से आपका धन का आवागमन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? अब ये बताओ। और हड़प्पा पूर्वी मतलब सबसे पूर्वी सीमा पे कौन सा है? तो बताओ पूर्वी क्या है? चारों दिशाओं में बताओ आप। ये आपका पूर्वी है। पूर्वी में कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपने सुना होगा। ठीक है ना, आलमगीरपुरी आपने वैसे सुना ही होगा, है ना। आलमगीर कहाँ है? ये है कहाँ? मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में है। और कौन सी नदी है? किस नदी के किनारे है? हिंडन। तो यूपी का ये एक प्रसिद्ध हड़प्पा इस सॉरी हड़प्पा संस्कृति का एक क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी इलाका है। और उत्तरी इलाका, उत्तरी में कौन सा? मांडा है। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा है। ये किस नदी के किनारे है? ये चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी याद रखना है आपको। और ये पश्चिम में क्या है? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में है सुतकांडोर। ठीक है, तो ये आपको पता है सुतकांडोर। ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में सुतकांडोर है। और इसकी रिवर कौन सी है? दास्क रिवर। ठीक है, दास्क रिवर भी याद रखना है आप लोगों को। चलो। और साउथ में कौन सा है? साउथ में दैमाबाद। ठीक है, तो साउथ में दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। और रिवर कौन सी है? नर्मदा। तो ये चारों स्थान, चारों प्लेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में हो गया मांडा, जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन। और सुतकांड और बलूचिस्तान दास्क। और दैमाबाद साउथ में नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा इसने?
पूर्वी सीमांत का कौन निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो बताओ हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ पॉइंट बता दो मुझे। तो हड़प्पा, इसकी स्थापना सॉरी इसकी खोज कब कब और किसने की थी? 1921 में तो इसकी खोज हुई थी दयाराम सैनी जी ने। तो दयाराम जी ने इसकी खोज की थी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ से मछुआरे का चित्र मिला। ठीक है, तो मछुआरे का चित्र मिला, तो मछुआरे का चित्र आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये भी बताओ। वेट अ मिनट यार, रुकना थोड़ा। ठीक है, चलो, तो मोहनजोदड़ो, यार थोड़ा पता नहीं क्या ही हो जाता है। चलो, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है फिलहाल अभी, और ये 1922 में इसकी खोज किसने की थी? रखाल दास जी ने। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी सभ्यता है। चलो, और बताओ लोथल कहाँ है? लोथल, लोथल है गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात। कालीबंगा बताओ। कालीबंगा राजस्थान। ये कालीबंगा जुते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है ना। अरे क्या लिख रहा हूँ? राजस्थान, ये याद रखना आप। ये किसके लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा? जूते खेत और चूड़ियों के लिए। तो जूते हुए खेत और चूड़ियां कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में है? ये भी याद रखना, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। चलो, राखी गढ़ी बताओ। राखी गढ़ी ये कहाँ है? राखी गढ़ी ये हरियाणा में है। और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में। तो इनके इनके आपको स्टेट स्टेट भी याद रखना है। और एक और याद रखना, चांदड़ो। चांदड़ो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला था। ठीक है, तो मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला। चलो, तो ये सब कुछ प्लेसेस याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? बायोलॉजिकल बीओडी बताओ। ये पता है आपको बीओडी क्या है? तो एक एट अ टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एक किसी निश्चित समय और तापमान पर जल में उपस्थित पानी में मौजूद O2 की मात्रा को कहते हैं बीओडी। पानी में मौजूद O2 की मात्रा को बीओडी कहते हैं। और इसका उपयोग किस लिए किया था? ये बीओडी का यूज किस लिए होता है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए। तो जैविक जीवों द्वारा जैविक जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ये याद रखना है। चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए इसका उपयोग किया था। ठीक है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थानों के जोड़े बनाइए। ठीक है, तो ये बताओ यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री में है। ठीक है, यमुना का यमुनोत्री। और बताओ कृष्णा का कहाँ है? कृष्णा का है महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा महाबलेश्वर। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी, गोदावरी का बताओ। गोदावरी नासिक। ठीक है, और महानदी सियावा। तो महानदी सियावा
तो ये आपको करेक्टली मैच करना है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। चलो, तो ये आपको उद्गम स्थल पता होंगे, ये सारे तो अच्छे आसान से आ गए। बट लेकिन चलो मैं कुछ और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और इसकी सहायक नदियां भी देख लो, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, राबी, सिंगार, गिलगित, श्योक, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर और लेह में बहती है। झेलम नदी, झेलम नदी का शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से उद्गम है, ठीक है। और किशनगंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी का बताओ, ये बारालाचला दर्रे के निकट से इसका उद्गम स्थान है। और ये चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। रावी नदी रोहतांग दर्रा, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां शाहो, सुईल। सतलुज नदी, इसकी ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदी ब्यास, स्पीति, बसपा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी गंगा नदी गंगा रिवर सिस्टम कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कौन कहाँ कैसे मिलता है, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, ठीक है। चलो, रामगंगा नदी नैनीताल के निकट एक हिम नदी से, खोन इसकी सहायक नदी है। घाघरा नदी मपसा तुंग नेपाल से निकलती है, ठीक है। और शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती, चौकिया इसकी सहायक नदियां हैं। चलो, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत की सीमा पर मुस्ताग निकट से, ठीक है। काली, गंडक, त्रिशूल गंगा ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है। चंबल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। बेतवा नदी भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास, ठीक है। भोपाल से निकलती है, मध्य प्रदेश से, इतना याद रखना बस। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है आपको पूरा, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो ये सब कुछ नदियां हैं, इनके उद्गम आपको ध्यान से देख लीजिए। बट मैं एक एक नदी आपको अच्छे से डिटेल में कराऊंगा जब नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा, ठीक है। बट अभी आपको रिवीजन के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये बता दो दर्रा और राज्य का। तो सिर्फ इसे माना हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, दीपू हिमाचल, ये लद्दाख में भी नहीं, नीति वाला सही है, नीति लिपिलोक उत्तराखंड में, ठीक है। अखिल अरुणाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो चलो अब दर्रों के बारे में कुछ कर ही लेते हैं और, ठीक है। तो ये देखो, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? अच्छा, ट्रिक देख लो इसकी। जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू। तो जोजिला दर्रा, काराकोरम, जो का पानी साइलेंट, ठीक है। पानी शांत होता है ना, उस वजह से आप याद रखना। और पीर पंजाल, बाबू बनिहाल और बुरजिल, ठीक है। तो ये सारे दर्रा याद रखना, 6 के 6। जोजिला, कराकोरम, साइलेंट, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, ये सारे जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? इसकी ट्रिक क्या है पहले? अरुण ने बाबू दिया, अरुण ने बाबू दिया मतलब अरुण से अरुणाचल हो गया, बाबू दिया से दर्रे हो गए। तो बा बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, दीफू दर्रा, या यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। सिक्किम के, सिक्किम से जलना, ये ट्रिक है, जल जेलेपला, ना से नाथुला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे ट्रिक, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, सरा छिपकिला दर्रा, ठीक है। तो ये कुछ दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रों के नाम मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना है आप लोग, ठीक है। चलिए, ये मैप है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं से सारे दर्रे कर लो, क्योंकि मैंने इसमें मोस्टली सारे कर रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, मैप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश के सारे हैं, यहाँ पे सिक्किम के हैं, ये
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख सबके डर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आर ओ 2023 में जो पेपर कैंसिल हुआ था आपका, उसमें एक क्वेश्चन आया था, थाल भोर पाल घाट में, इनको ऐसे सीरीज मतलब क्रम से लगाना था। तो आप ये लिख लो कि भोर घाट सबसे पहले है, फिर अच्छा भोल नहीं, थाल होता है सबसे पहले, बट इसमें लिखा नहीं है थाल, ठीक है। तो थाल भोर पाल होता है, ठीक है। तो इनका क्रम है थाल भोर एंड पाल, ये ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है इनका ये क्रम, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से चलो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन सा उत्तरदायी था, ये बताओ। अनुशीलन समिति था, ठीक है, अनुशीलन समिति। अच्छा, अनुशीलन समिति के नेता कौन कौन थे, ये बता दो मुझे। चलो पूरा सब कुछ ही बता दो। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी, किसके द्वारा? प्रमथनाथ द्वारा, ठीक है। प्रमथनाथ जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी। इसका प्रमुख नारा क्या था? खून के बदले खून, मतलब मारो पीटो एक दूसरे को, खून के बदले खून इसका नारा था। तो खून के बदले खून इसका प्रमुख नारा था। अच्छा चलो, अखिल भारतीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? अच्छा ये बताओ, अभी अनुशीलन समिति का ही बताओ, ठीक है। अनुशीलन समिति में ही बताओ, 1913 में पटना में किसने इसकी स्थापना की? पटना में सचिंद्र नाथ ने की थी, ठीक है। तो 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ ने इसका नेतृत्व किया। चलो, और अच्छा, बरिंद्र कुमार घोष ने 1907 में, बरिंद्र कुमार घोष ने कहाँ पे इसका नेतृत्व किया? बताओ, ये बरिंद्र कुमार घोष, तो बरिंद्र कुमार घोष ने इसका नेतृत्व कहाँ किया? कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में कौन नेता था इसका? बरिंद्र कुमार घोष था, ठीक है। चलो, ये बात याद रखनी है। अखिल भारतीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में, ये भी आपको याद रखना है। युगांतर पत्रिका कब हुई थी लॉन्च, बताओ। तो युगांतर पत्रिका एक बंगाली पत्रिका है, ठीक है। पहली बात ये याद रखना है इसको, बंगाली क्रांतिकारी पत्रिका है। इसका प्रचलन कब था? 1906 से 8 के बीच में, ठीक है। कहाँ पे ये प्रचलित थी? कलकत्ता में, कोलकाता में ये चलती थी, ठीक है, प्रकाशित होती थी। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? बरिंद्र कुमार थे, बरिंद्र कुमार जी इसके प्रमुख नेता, और कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो भूपेंद्र नाथ दत्त जी ये दोनों इसके प्रमुख नेता थे। अच्छा, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में हुई थी इसकी स्थापना, सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। तो ये सब बातें, तो सर सैयद अहमद खान ने, ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इन चारों सोसाइटी, चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा अनुशीलन समिति, जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो हुआ था, अनुशीलन समिति ने उसको किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये दोनों ही प्रभाव एक दूसरे पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, मतलब आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सतत विकास लक्ष्य और सूची 2। मैंने देखो तुमको एसडीजीज पिछली क्लास में भी कराए थे, कुल मिला के 17 एसडीजीज होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, तो बट अभी आप इसका आंसर खुद से दो, ठीक है। तो एसडीजी 10 में क्या है? एसडीजी 10 में है असमानताओं में कमी, ठीक है। और एसडीजी 13 में क्या है? इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो एसडीजी 13 में क्या है? जलवायु क्रिया है, ठीक है। एसडीजी 13 में जलवायु क्रिया है। 14 में क्या है? 14 में है पानी के नीचे का जीवन, ठीक है, मतलब जलीय जीवन है। और बताओ
और ये 15 में क्या है, 15 में है जमीन पर जीवन। तो ये बातें आपको याद रखनी है, सही से मैच करना है। एक बार और वापस से रिवाइज कर लो इनको। देखो, चलो, पहला हो गया नो पावर्टी, ठीक है, दूसरा जीरो हंगर हो गया, और तीसरा गुड वेल्थ हो गया, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां क्या है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th में क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, 13 क्या है क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 में क्या है पीस एंड जस्टिस, 17 क्या है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये 17 के 17 आपको याद रखने पड़ेंगे अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ रहा है आपको, ठीक है। और हर बार पूछता है, इससे 3 क्वेश्चन तो इसी साल आ गया इससे एसटीजी से, ठीक है। तो ये 2023 के एग्जाम में आया था पीसीएस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक से सही सुमेलित है, बताओ, दर्शन और प्रचारक से सही सुमेलित कौन सा युग्म है, तो बताओ भाई फिर इसका। वैशेषिका पतंजलि बिल्कुल गलत है ये, न्याय गौतम ये सही है, यही वाला सही है, बस हो गया। मीमांसा भी गलत है, उत्तर मीमांसा का भी गलत है, ठीक है। तो ये दोनों, ये न्याय वाला, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे, गौतम जी थे, ठीक है। और बाकी मैं चलो लिख देता हूँ, आप यहीं पे कर लो, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। और न्याय दर्शन तो आपने कर ही लिया, अच्छपाद गौतम जी, ठीक है। योग क्या है, योग पतंजलि जी, ये भी, ये तो आपको पता ही रहा होगा, है ना, योग पतंजलि। वैशेषिका सूत्र, ठीक है, तो वैशेषिका सूत्र, ये इसको किसने प्रतिपादित किया था, कणाद मुनि ने, ठीक है, कणाद जी ने वैशेषिका सूत्र प्रतिपादित किया था। और पूर्व मीमांसा का बताओ, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, ब्रह्म सूत्र बदरायण, ठीक है, एक ब्रह्म सूत्र भी लिख लो आप, तो ब्रह्म सूत्र बदरायण। इतनी बातें आपको याद रखनी, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक सूत्र कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ब्रह्म सूत्र बदरायण, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन कराया है, देखो, ठीक है। तो पहले देख लो अब, अलकनंदा ये बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक है। जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, ये धौली गंगा जब अलकनंदा से यहाँ पे मिल रही थी, इसे क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग, ठीक है। और फिर नंद प्रयाग जब अलकनंदा से मिलती, सॉरी नंदाकिनी जब अंदर अलकनंदा से मिलती है, उसे कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। पिंडर गंगा जब अलकनंदा से मिलती है, उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और ये भागीरथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जब मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, अलकनंदा से भागीरथी किस नदी पे, वो तो देवप्रयाग होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। 11th, ओ सॉरी, दिस क्वेश्चन का आंसर देवप्रयाग होगा, ये आपको याद रखना। ये मैप आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है पीसीएस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी, बताओ भाई। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसकी है, गुन्नार मेडल की, ठीक है। तो ये इनके करेक्ट राइटर हैं, ठीक है। गुन्नार मेडल ने द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी बुक लिखी, ठीक है। तो जियान द्रेज ने, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, तो जो जियान है, जियान जी है, इनकी बुक है एन अनसर्टेन ग्लोरी, ठीक है। तो एन अनसर्टेन ग्लोरी इनकी बुक है। तो ये बुक आपको याद रखनी है इनके बारे में, ठीक है। और एडम स्मिथ की तो आप जानते हो, द वेल्थ ऑफ नेशन, तो द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी फेमस बुक है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार पीसीएस, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन एंड थ्योरी ऑफ, एक और बुक लिख लो, थ्योरी ऑफ
मोरल सेंटिमेंट्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, एक ये भी इसकी इनकी अच्छी बुक है, ठीक है। अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है, अमर्त्य सेन के बारे में बता दो। अमर्त्य सेन की अमर सेन की प्रमुख पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो द आइडिया ऑफ जस्टिस ये इनकी फेमस बुक है। चलो ठीक है। तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी बुक किसकी है, गुन्नार मेडल जी की, जियान ड्रेज जी की, एन अरसनटेन ग्लोरी, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, अमर सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। सबको पता है यार, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा ये सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसको रियो क्यों कहते हैं, क्योंकि रियो ब्राजील में हुआ था, ये सम्मेलन रियो ब्राजील में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था रियो, ठीक है। और इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसमें कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित हुए थे ये भी बता दो आप। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, इसमें दो रिपोर्ट्स मेन था। एजेंडा एक हुई थी, एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21, दूसरी कौन थी, वन सिद्धांत। तो वन सिद्धांत, ये दो रिपोर्ट इसमें प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो एजेंडा 21 जो हो गई आपकी, ये सतत विकास से हो गई, और ये इन्वायरमेंट से हो गई, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से हो गई। तो ये रिपोर्ट भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलो, तो 1992 में रियो शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, तो ये सब इतनी बातें याद रखना है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया, तो बताओ। और ये 1974 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1974 में बनाया गया। और क्यों बनाया गया, पानी की बेहतर गुणवत्ता के लिए, पानी की बेहतर गुणवत्ता के लिए इसको बनाया गया। और क्या है इसका, और क्या लक्ष्य था, पानी की बेहतर गुणवत्ता और जल प्रदूषण रोकना, ठीक है। तो जल प्रदूषण रोकना, ये दो इसके प्रमुख लक्ष्य थे, ठीक है। चलो, तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, बनाया गया था। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स या कितने चैम्बर्स का बना होता है, मानव हृदय आपको तो पता ही है, केवल 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुछ और भी जान लो कि इसमें, तो जैसे मछलियां होती है ना, उनमें दो चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। उभयचर और सरीसृप में तीन आलिंद, तीन चैम्बर होते हैं, दो अटरिया और एक निलय। मगरमच्छ में कितना होता है, 4 होते हैं, ये हमारे जिसमें होते हैं। पक्षी और स्तनधारी में 4 होते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी, मछली में 2 होते हैं और उभयचर और सरीसृप में 3 होते हैं। तो 3 और 4 कक्षीय हृदय में एक आंतरिक परिपथ या दोहरा परिसंचरण होता है, जो 2 कक्षीय हृदय के एकल परिसंचरण से भिन्न है। तो 2 कक्षीय में एकल परिसंचरण होता है, ठीक है, और इसमें, और 3 और 4 में दोहरा होता है परिसंचरण, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और फुफ्फुसी परिसंचरण क्या होता है, रक्त को हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि वह ऑक्सीजन युक्त हो जाए। और प्रणालीगत परिसंचरण हृदय से पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करता है। तो ये सब ह्यूमन हार्ट्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आज मुझे थोड़ा निकलना भी है कहीं, तो इतना ही हो पाएगा, ठीक है। चलो, बाकी अब जो शेष क्वेश्चन है ना पीसीएस 2023 के, वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ठीक है। उससे आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन, ठीक है। चलो।